ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की परिस्थितियों के हिसाब से। हमें सबको मालूम है कि इस देश की व्यवस्था, इस देश का राजपाट हमारे देश का बड़ा पूंजीपति चलाता है। ये शुरू से हमारी समझ रही है और इस देश की नीतियां आजादी के बाद लगातार पूंजीपतियों के पक्ष में ही बनाई जाती रही हैं। यद्यपि हमारे बहुत सारे साथियों को कि हमारे देश में बहुत सारे लोगों को इस बात की भ्रांति रही है कि शायद इससे देश के मजदूरों का कुछ कायाकल्प होगा, देश में कुछ शोषण कम होगा, शोषण के राज के खात्मा होगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं। और लगातार इन नीतियों को, पूंजी प्रस्त नीतियों को बढ़ावा दिया जाता रहा। ये ठीक है कि मजदूरों की लड़ाई के बाद, संघर्ष के बाद बहुत सारे क्षेत्रों में दबाव से उसका राष्ट्रीयकरण हुआ, सरकारीकरण हुआ, चाहे इंश्योरेंस है, कोल है और क्षेत्र हैं। वहाँ मजदूरों की लड़ाई के बाद जो है इस बात को सरकार को मानना पड़ा कि नहीं, ये लोगों का मांग, मजदूरों का मांग सही है, मानना पड़ा दबाव के आगे। परंतु आज हम क्या देखते हैं कि अगर आप पिछले आज़ादी के बाद के समय से जाएं, हमारे देश का जो व्यवस्था रहा, मिश्रित अर्थव्यवस्था रहा, मिक्स्ड इकोनॉमी, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, मुख्य भूमिका पब्लिक सेक्टर का, सरकारी खर्चे से देश चलेगा। निजी क्षेत्र को दे दिया, कपड़ा बनाओ, जूता बनाओ, धागा बनाओ, ये करो, ये सारा काम दिया उसको। जहां मुख्य पूंजी का निवेश होना था वो सारे सरकारी क्षेत्र में रहा, चाहे आपका कोयला है, चाहे आपका और क्षेत्र है, चाहे आपके NFL का कारखाना इधर है, उधर पंजाब में नंगल में भी एक कारखाना है NFL का, दवाई के क्षेत्र में शुरुआती दौर में। इस सारे क्षेत्रों में जहां सरकारी निवेश होना था, ज्यादा निवेश का जरूरत था, वो सरकार पब्लिक सेक्टर की तरफ को गया। उसका फायदा किसको हुआ? अधिकांश तौर पर फला फूला कौन? पूंजीवाद, बड़े बड़े उद्योगपति। और उस जमाने में टाटा बिरला का नाम सुनते थे, आज वो पिछली सीट में चले गए। आज कौन है? अंबानी, अदानी। टाटा बिरला पीछे चले गए, अंबानी अदानी आगे। कैसे आए? सरकार की नीतियों से। और ये दौर जो है, हमला जो है 1948 में जब भाखड़ा डैम बनना था, तो देश के बड़े पूंजीपतियों के पास सामूहिक तौर पर भी उतना पैसा नहीं था कि भाखड़ा डैम भी बना सकते थे। तो भाखड़ा डैम बनाने का जिम्मेवारी किसको दिया? सरकार को। आप बनाएंगे, सरकार बिजली आप पैदा करेंगे, देश में बिजली सरकार पैदा करेगी, सस्ती बिजली कारखानों को देगी, ये तय हुआ। परंतु आस्ते आस्ते जब निजी क्षेत्र फलता गया, फूलता गया, मजदूरों की कॉस्ट पर शोषण करके पूंजी को एकत्रित किया गया, तो सरकार पर दबाव बनना शुरू हुआ। क्या दबाव बना कि नहीं, अब हमें भी आप मौका दीजिए, हम चलाएंगे सारा ये काम, बिजली हम बनाएंगे, सड़कें हम बनाएंगे, बैंक हम चलाएंगे, खाद भी हम बनाएंगे, कोयला खदानें भी हमारे पास दे दो, बंदरगाहें भी हमारे पास दे दो, हवाई अड्डे भी हमारे पास दे दो। और ये दौर कब से शुरू हुआ? 1991 से, 91 से दौर शुरू हुआ खुले रूप में, नंगे रूप में। सरकार किसका था?
कांग्रेस का सरकार। नरसिम्हा राव स्वयं प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। तो उस दौर में अगर आपको याद होगा, सारे हमारे जो नेतृत्व के साथी बैठे हैं, तो वाजपेयी ने क्या कहा, ये नीतियां हमारी है जो आप लागू कर रहे हैं इसको। निजीकरण की नीति, ये सारा जो नीतियां, वैश्वीकरण की नीति, ये सारा जो नीतियां हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, इसको आप लागू कर रहे हैं। वो आगे बढ़े, मजदूरों का दबाव बनता रहा और देश में पहला राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुआ 1991 के बाद। सीआईटी और तमाम संगठनों ने मिलकर हमने किया, आपको याद होगा, पहला राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुआ उस पूरे देश में उस नीति के खिलाफ। और आज जो है हम देखते हैं को नीति कांग्रेस ने भी लागू किया, विनिवेश का नीति, शेयर बेचने का नीति, प्राइवेटाइजेशन का नीति, परंतु मजदूरों के दबाव के आगे थोड़ा रुकते गए, थोड़ा थमते गए, उस तेजी से लागू नहीं कर पाए। जब भारतीय जनता पार्टी का सरकार है वाजपेयी के टाइम में, आपने इस पर्चे में भी जिक्र किया उसका, तो क्या हुआ, देश में पहली बार खुले तौर पर पब्लिक सेक्टर को बेचने का एक मंत्रालय बना। अरुण शौरी की, वो उसके मंत्री थे अरुण शौरी, विनिवेश मंत्रालय, डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री ये बना। उस समय भी आंदोलन हुए, लड़ाइयां हुई, हम सब ने मिलकर लड़ी। परंतु आज जो है हम देखते हैं कि वो जो निजीकरण का खुला नंगा नाच जो है भारतीय जनता पार्टी के इस राज में शुरू हो गया। वास्तव में बात क्या है साथियों, आपको बुरा भी लगेगा शायद, हम लोग भारतीय जनता पार्टी का असली रूप, उसकी नीति को समझ नहीं पाए। पब्लिक सेक्टर के लोग हम समझ नहीं पाए उसको। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का एजेंडा क्या है, ये सारा बिजनेस है जो ये जो आप कारखाने चला रहे हैं, इसको बोलते हैं बिजनेस है। एलआईसी बिजनेस है, जीआईसी बिजनेस है, कोयला खदानें बिजनेस है, बिजली बिजनेस है। आपके मध्य प्रदेश में रोड ट्रांसपोर्ट नाम की तो चीज रही नहीं, बसें हैं सरकारी। कोई देश में दूसरा राज्य नहीं है जहां पर इस तरह से सरकारी बसें बंद की गई हो। उनका मानना क्या है, सरकार चलाएगी, बिजनेस नहीं करेगी, व्यापार नहीं करेगी। सरकार का काम सरकार चलाना है। हमारे लोग इस बात को समझ नहीं पाए। और आज सरकार क्या कर रही है, अभी पिछले दौर में आपने देखा मोदी का जो पहला सरकार था, इससे पहले वाला, उन्होंने क्या किया, एफसीआई का प्राइवेटाइजेशन करो, निजी हाथों में दो, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। देश के एक पूरा खाका तैयार कर दिया, नक्शा तैयार कर दिया कि देश को जो सरकारी क्षेत्र है, पब्लिक सेक्टर है, उसको आस्ते 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 हमें ऐसी स्थिति में ला देना है कि वो निजी क्षेत्र में, निजी हाथों में चला जाए। और वो काम वो कर रहे, चाहे एलआईसी का है, जीआईसी का है, कोयला का है, आपका दूसरे क्षेत्र है, भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड है, दूसरे क्षेत्र, सारे क्षेत्रों में इसी तरह से इसी योजना पर काम कर रहे हैं। आप बीजेपी को लाया कौन लाया उसको? देश का मध्यम वर्ग का जो कर्मचारी है वो उसका सबसे बड़ा एडवोकेट बना। मोदी मोदी करता रहा, मोदी मोदी करता रहा। यह है हकीकत। वासुदेवाचार्य एक बार जिक्र कर रहे थे, रानीगंज है ना बंगाल में, कोयला का क्षेत्र है ना। वासुदेवाचार्य जो बहुत हमारे जबरदस्त एक लीडर, राष्ट्रीय नेता हैं आज भी, जो कोयला के मजदूरों के साथ देश के सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों की लड़ाई को लड़ते हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी बाहर भी। वासुदेवाचार्य बोल रहे थे, रानीगंज के मजदूरों को बाय नेम हम जानते हैं, परिवारों को जानते हैं, परंतु उस क्षेत्र में बीजेपी का कोई झंडा नहीं था, पोलिंग बूथ नहीं था।
परंतु उस क्षेत्र में जहां बीजेपी का झंडा नहीं, पोलिंग बूथ नहीं, वहां पर बीजेपी को बढ़त मिली उस क्षेत्र में। ऊपर से तो नहीं टपका वोट, ऊपर से तो नहीं आया, एजेंट वहां अधिकारियों ने तो नहीं दबाया, किसने किया है काम? हमारे मजदूरों ने क्या, जो गेट पर लाल झंडा थामते हैं और घर के अंदर कुछ और करते हैं। मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूं, LIC के साथियों बुरा ना माने ऐसा, यह हकीकत है। वहां हमारे उस जिले का, जिस जिले से मैं हूं, LIC के गेट पर इनकलाब जिंदाबाद का नारा होता है, गांव के अंदर बीजेपी का कार्यकर्ता होता है। वही आदमी गांव में बीजेपी का कार्यकर्ता एक्टिविस्ट होता है। एक और नेता जो राज्य स्तर का नेता है, राज्य स्तर की कमेटियों में है, राष्ट्रीय स्तर की कमेटियों में। शर्म की बात यह है कि वो राज्य स्तर की आज राष्ट्रीय कमेटियों में जो LIC या हमारा जो संगठन है जो बोलता है उसी का तायद करता है, परंतु गांव के अंदर बीजेपी करता है। तब बताइए, हम इस सांप को खुद पाल रहे हैं, हम इनको खुद जो है हवा दे रहे हैं, उनकी विचारधारा को समझते नहीं। वो क्या बोलते हैं, हम व्यापार नहीं करेंगे, हम सरकार चलाएंगे। और सरकार चलाने का मतलब क्या है? हमारे पास डिफेंस और फाइनेंस रहेगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा। तो डिफेंस पर भी हमला आ गया। डिफेंस का मतलब फौज, डिफेंस का मतलब डिफेंस के कारखाने नहीं, डिफेंस के कारखाने नहीं है। डिफेंस का मतलब है फौज हमारे पास रहेगा और वित्त रहेगा, वित्त फाइनेंस मंत्रालय रहेगा और फौज रहेगी, ये हम रखेंगे। बाकी जो है पूरा का पूरा देश जो है वो निजी हाथों में सौंपने की तैयारी हो चुकी है, ब्लूप्रिंट बन चुका है उसका। आज हम लोगों को करना क्या है? अभी पिछले तो कई लपेट बेल पर कई चीजें आई, शेयर बेचो, कुछ और बेचो, इस तरह से होता रहा। परंतु अभी तो अगस्त में क्या हो गया, खुले रूप में वो ले आए कि पूरा देश का सार्वजनिक क्षेत्र को बेचना है, हम नहीं रखेंगे। कभी आपने सोचा था कि रेल बिकेगी? कभी सोचा था बिजली बिकेगी? नहीं सोचा किसी ने। और हमारा CITU का नेतृत्व है ऑल इंडिया लेवल पर, 1991 में उन्होंने कहा था कि देश की नीतियां, ये सरकार की नीतियां देश हित में भी नहीं है, मजदूर के हित में भी नहीं है। हमारा जो CITU का नेतृत्व ऑल इंडिया लेवल, डॉक्टर पंदे और दूसरी जो टीम थी, वो इतने विजनरी थे, इतने दूर दृष्टि वाले साथी थे, जो नारे उस समय दिए गए, निजीकरण का, वैश्वीकरण का, ये सारे नारे दिए गए, उस समय हमने मजदूर जमात को कहा कि तुम्हारा सरकारी क्षेत्र रहेगा नहीं। तो सरकारी क्षेत्र में लोग क्या बोलते थे, मेरे अपने राज्य के याद है, हम बिजली के कर्मचारियों को बोलते हैं तुम्हारा बिजली बोर्ड जाएगा भाई। वो बोलते तो तुम्हारा काम तो भड़काने का काम है, तुम्हें कोई काम है? और कोई सरकारी आदमी कभी प्राइवेट हो सकता है? ऐसे बोलते थे। आज क्या हो रहा है? आज वही बिजली का बिल आ गया पार्लियामेंट के अंदर कि बिजली का सारा क्षेत्र जो है निजी हाथों में जाएगा। ये आ गया, LIC के लिए आ गया, कोयला खदानों के लिए आ गया, रेलवे के लिए आ गए, उन्होंने अपना नक्शा तैयार कर दिए। आज की परिस्थिति में अकेले के लिए लड़ नहीं सकते भाई साहब। LIC वाले अकेले नहीं लड़ सकते, कोयला वाले अकेले नहीं लड़ सकते, दूसरे लोग अकेले नहीं लड़ सकते, सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। पर इस विचार को, इस समझ को आम मजदूरों के बीच में ले जाना पड़ेगा, जो हम नेतृत्वकारी लोग समझते हैं। क्या विचार है? भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से सरकारी क्षेत्र के खिलाफ है और इसको नष्ट करना चाहती है, इसको बेचना चाहती है। किसको बेचना चाहती है? आज देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास बहुत धन दौलत इकट्ठा हो गया, उसे अदानी है, अंबानी है और बहुत सारे लोग हैं,
उनको सारा का सारा क्षेत्र जो है प्लेट में सौंपने जा रही है सरकार। अभी जो अगस्त के महीने में जो अभी जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो है, पाइपलाइन तो पहले भी चुकी थी 91 में, पर हम बारीकी से समझे नहीं उसको, हम देखे नहीं उसको, हमने अध्ययन नहीं किया उसको। हम लोग लगातार बोलते रहे, CITU का लीडर लगातार बोलते रहे, हमने उस बात को समझा नहीं और हम मंदिर के, मस्जिद के, जाति के उसके चपेट में आ गए और सरकारी क्षेत्र के लोग ज्यादा आए। मैं उत्तराखंड भी जाता रहता हूं, वहां भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का कारखाना है हरिद्वार में। मैं अपने साथियों से पूछता हूं वहां यूनियन का स्थिति क्या है। यूनियन का स्थिति बहुत बुरा है। हमारा कर्मचारी जातियों के आधार पर यूनियन बना रहा है, जातियों के आधार पर, इस जाति की यूनियन, उस जाति की यूनियन, और उसके भी जो यूनियन हैं, मेरे को साथी बता रहे थे नेता तो पास लेकर बाहर ही होता है, उसको कोई पूछता नहीं है नेता को, वो काम कोई नहीं करता है, नेता कोई काम नहीं करता है। और हमारा CITU का मानना यह है जो अच्छा नेता है वो अच्छा वर्कर भी होना चाहिए। अगर अच्छा वर्कर नहीं है तो अच्छा नेता भी नहीं, वो हो नहीं सकता। हमारे LIC के साथी हैं यहां, LIC ने कितना इंप्रूवमेंट किया वर्क कल्चर में, कंपीट किया प्राइवेट कंपनियों को। आज एक भी प्राइवेट कंपनी उनके आगे खड़ी नहीं हो सकती, एक भी प्राइवेट कंपनी खड़ी नहीं हो सकती, चाहे जापानीज हो, अमेरिकन हो, जो भी हो, वट एवर इट इज। कैसे हुआ? LIC की यूनियन ने लगातार जो है अपने कर्मचारियों को, नेताओं को इस बात को समझाया। तो आज एक और जो पहलू है जिसको लेकर मेरे ख्याल हमें चिंतन करना चाहिए, क्या है? जिन पब्लिक सेक्टर के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, वह बड़ी संख्या में आउटसोर्स वर्कर काम कर रहा है, ठेका मजदूर। यह है वास्तविकता, है कि नहीं? बाद में कर लो उसको साथी, बाद में करो इसको बर्बादी, बाद में करिए बर्बादी। जो ये सरकारी क्षेत्र है सारा, चाहे कोयला है, NFL है, भेल है, LIC को छोड़कर मेरे ख्याल है, या बैंक को छोड़कर, बाकी तमाम जगहों पर आउटसोर्स और ठेका मजदूर है और रेगुलर मजदूरों से ज्यादा है। बहुत सारे क्षेत्रों में रेगुलर मजदूरों से ज्यादा हैं जो ठेका मजदूर है। परंतु हमारी दशा क्या है? हम उसको संगठित नहीं करते, हम उसकी लड़ाई नहीं लड़ते, हमारे मांग पत्र में उसके बारे में कोई जिक्र नहीं होता। और जब हमें लड़ाई लड़ रहे हैं देश की सरकार के खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ, देश को बेचने के खिलाफ, अगर सरकारी कर्मचारी हड़ताल में रहता है, ये ठेका मजदूर जो है हमारे से ज्यादा संख्या में वो कारखाना चलाता है। हमारा तजुर्बा ही है, हमारा तजुर्बा है। बहुत सारे क्षेत्रों में आपका हड़ताल को सफल करने के लिए ठेका मजदूर को भी संगठित करना पड़ेगा, यूनियन का मेंबर बनाना पड़ेगा, उसकी लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। उसकी लड़ाई कठिन जरूर है, कठिन है उसकी लड़ाई, पर एक बार जीत लोगे तो सरकार को अचित कर देंगे अगर ठेका मजदूर को भी साथ ले लेंगे तो। इसलिए जो अभी सरकार ने जो मसौदा तैयार किया मोनेटाइजेशन का, पाइपलाइन जो बिछा दी है, इस पाइपलाइन को भी हम रोक सकते हैं, उखाड़ सकते हैं अगर सामूहिक तौर पर पूरे देश में पब्लिक सेक्टर का मजदूर जो है इकट्ठा हो जाए। अभी मोटा मोटा तौर पर क्या खाका बनाया उन्होंने, आपको अपने क्षेत्र के बारे में पता होगा, मेरे क्षेत्र के बारे में क्या है, अन्य के बारे में जानकारी नहीं है। अभी क्या है जो अभी ब्लूप्रिंट आया है हमारे CITU मजदूर में, सितंबर के अंक में आया है, अगर आप देखना चाहें उसको वहां देख सकते हैं। अक्टूबर के अंक में अभी एक आर्टिकल है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं और उसको स्टडी करके देख सकते हैं वर्किंग क्लास के उसमें। तो क्या है खाका? नेशनल हाईवे की 26,700 किलोमीटर जो सड़कें हैं नेशनल हाईवे, वो एक तरह से सौंपी जाएगी प्राइवेट सेक्टर को। 26,700 किलोमीटर जो लोगों के पैसे से बनी, सरकार के पैसे से बनी, प्राइवेट सेक्टर का एक नया पैसा उसके अंदर लगा नहीं है, उसको सौंपा जाएगा।
टारगेट है 1,06,000 करोड़ इकट्ठा करने का। रेलवे स्टेशन 400 रेलवे स्टेशन जो है प्राइवेट सेक्टर को दिए जाएंगे, 400। 150 ट्रेन दी जाएंगी, आप ऑपरेट करो। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की ट्रांसमिशन लाइंस 42,300 सर्किट जो है वो दिए जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के, जो ग्रिड वगैरह से ऑपरेट करते हैं हम लोग सारा। हाइड्रो प्रोजेक्ट, जहां बिजली, पानी से बिजली बनाते हैं हम लोग, कौन बना रहा है उसको? नेशनल हाइडल पावर कॉर्पोरेशन, एनएचपीसी, एनटीपीसी के भी कुछ प्रोजेक्ट है। उसमें भी 5,000 मेगावाट हम प्राइवेट सेक्टर को देंगे। और ये सारे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, रनिंग है, सारे प्रोजेक्ट सरकारी पैसे से बने हैं, इनको भी देंगे। एचपीसीएस 4,000 किलोमीटर की जो है हम प्राइवेट सेक्टर, इसी तरह से सारा बंदरगाहें देंगे। एलआईसी का तो आप देख ही रहे हैं, ये सारा। इवन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम भी बेचेंगे, बताइए आप, स्टेडियम भी बेचेंगे। स्टेडियम जो हमारे खेल को, जैसे लाल किला बेच दिया, जैसे लाल किला बेच दिया, लाल किला दे दिया, इसी तरह से ये सारी संपत्तियां जो है सरकारी पैसे से बनी है, इनको आप निजी हाथों में सौंपेंगे। ये ब्लूप्रिंट अभी का ये 6 लाख करोड़ रुपया अर्जित करने के लिए है, 6 लाख करोड़ रुपया लेना है। परंतु ये संपत्तियां तो कई लाखों करोड़ रुपए की हैं, और इससे क्या होगा? हाईवेज देंगे, उसमें टोल बैरियर लगेंगे, जनता के पैसे से बना है, जनता पर और टैक्स जो है वो लगेगा। बिजली आप बेचेंगे और बिजली महंगी होगी, रेलवे स्टेशन आप बेचेंगे और ट्रेन ये करेंगे, ये सारा जो है सारा। और अभी आप देख रहे हैं जो टिकट्स हमारा ये कितना महंगा हो रहा है सारा चीजें। तो इसलिए जो है आज हमारे सामने चुनौती है, पूरे वर्किंग क्लास के सामने, खासकर पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों के सामने। क्या पुराना जो है, मैं साथी को सुन रहा था भैया बैठे बैठे, कोई साल गिन रहे, मेरे इतने साल रह गए रिटायरमेंट के, कोई 2 साल कह रहे, कोई 4 साल कह रहे। अरे भाई साहब 4 साल रह गए, पर 4 साल से पहले ही छुट्टी हो जाएगी, 4 साल पूरे नहीं होंगे और वो आपको वीआरएस आ जाएगा स्कीम, जैसे बीएसएनएल के लोगों को आया, बीएसएनएल के साथियों को आया ना, वीआरएस आया, स्कीम सबने ले लिया। कईयों ने जिस डर के मारे ले लिया कि ट्रांसफर दूर हो जाएगी। अभी सर्विस थी लोगों की, ऑफिसर ने ले लिया, बहुत सारे लोगों ने। तो आज हमारे सामने चुनौती है कि नौकरी को बचाना में, इस देश को बचाना भी है, आपके बच्चों का भविष्य भी इससे जुड़ा हुआ है। अगर इसको लड़ाई को नहीं लड़ेंगे, हम इकट्ठे मिलकर नहीं लड़ेंगे, तो हमारे कोई बचा नहीं सकता। दूसरी बात और इंपॉर्टेंट जुड़ी हुई है, जो मैंने शुरू में कहा, बीजेपी का एजेंडा है पब्लिक सेक्टर को खत्म करना। आप ये तय करो कि बीजेपी आपके हित में है क्या? आपके बच्चों के हित में है क्या? देश के हित में है क्या? आज जो पब्लिक सेक्टर के लोग काम करते हैं, आप देखिए उनका जीवन का लिविंग स्टाइल कैसा है, बेहतर है ना। जो फैक्ट्री में, आम फैक्ट्री में वर्कर काम करता है, आम जो दूसरी फैक्ट्री प्राइवेट, उससे पब्लिक सेक्टर के वर्कर का जीवन शैली अच्छा है कि नहीं, बेहतर है। पेंशन है, मैंने एलआईसी के एक रिटायर्ड साथी को सुना, अब पता लग रहा है पेंशन की लड़ाई कितनी महत्वपूर्ण थी। रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिल रहा है, उससे हेल्थ का भी कुछ, बीमारी शिमारी में भी कुछ मिल जाता है पैसा, हर महीने पैसा मिलता है, हर महीने पैसा मिलता है। तो आज सारे बातों पर हमला है, इसलिए बीजेपी देश के हित में भी नहीं है, कर्मचारियों के हित में भी नहीं है, देश की वर्किंग क्लास के हित में भी नहीं है,
और वो जिस जमेले से आते हैं, जिस तरीके से, जिस रूट से आते हैं, वो रूट बहुत खतरनाक है। क्या है? विश्व हिंदू परिषद का पहले का अध्यक्ष थे, वो इनकी डेथ हो गई पीछे, क्या सिंघल, अशोक सिंघल ने एक बात कही थी बड़ी लो ट्यून में, लो वॉइस में। हमारे बहुत सारे लोगों ने ध्यान नहीं दिया, पॉलिटिकल लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। गुजरात का एक्सपेरिमेंट बहुत सफल रहा। गुजरात का एक्सपेरिमेंट क्या था? 2000 लोगों का कत्ल, मुसलमानों पर हमला, पानी डालकर एक कमरे में लोगों को इकट्ठा करके करंट देकर मारा गया, तलवार पेट में, महिला के पेट में डाल दी, बच्चा बाहर निकाल दिया, ये दिखाने के लिए कि ये मुसलमानों के साथ। तो हिंदू मुस्लिम कर दिया ना, हिंदू मुस्लिम कर दिया। अब बंगाल में भी करने की कोशिश की अभी। तो पूरे देश में हमारा मजदूर उससे ज्यादा विक्टिम होता है, प्रभावित होता है। हम बोलते नहीं, हिंदू पहले है। अरे देश बचेगा, नौकरी बचेगी, ये सारा जो सिस्टम बचेगा, तब तो हिंदू मुसलमान रहेंगे अपने अपनी जगह पर। परंतु अगर आप उस चक्कर में, उनके चक्कर में फंस जाएंगे, तो नौकरी भी नहीं रहेगी, देश भी नहीं रहेगा, और देश को वो बंटाधार कर देंगे। और उनके लिए एनिमी कौन है आज की डेट में? एनिमी कौन है उनके लिए? नंबर 1 लाल झंडा, कम्युनिस्ट। उसको बोलते हैं खतरा है। देवी के झंडे से खतरा नहीं, हनुमान के झंडे से खतरा नहीं, लाल झंडे से खतरा है, जो मजदूरों किसानों की एकता का प्रतीक है और देश में शोषण के राज को खत्म करना चाहता है, निजीकरण के खिलाफ है, लूट के खिलाफ है। तो इसलिए आज का सम्मेलन जो है, मैं समझता हूं ये जो हमारी कमजोरी है उसको चिन्हित करने का भी है, वैचारिक तौर पर उसको चिन्हित करने का भी है, बीजेपी को टारगेट करने का, बीजेपी को नेस्तनाबूद करने का है। ये टारगेट लेकर अगर हम चलेंगे तो हम कम संख्या में नहीं है भाई साहब, हम लाखों करोड़ों की संख्या में है पूरे देश में। पूरे देश का हवा बदल सकते हैं, पर हवा बदलने के लिए वैचारिक सोच चाहिए, समझ चाहिए। यह समझ भी चाहिए बीजेपी हमारी नौकरी को, परिवार को बर्बाद कर रही है, तो बीजेपी को सबसे पहले नेस्तनाबूद करना पड़ेगा, तब जाकर पब्लिक सेक्टर बचेगा। अगर हम नहीं करेंगे, समझौता करेंगे, जाति से समझौता करेंगे और मामलों से, तब हम अपने इस पब्लिक सेक्टर को बचा नहीं सकते। इसलिए मेरा आह्वान आपसे यही है कि आप इस लड़ाई को इकट्ठे होकर मिलकर लड़िए, बीजेपी के जंजाल में मत फंसिए, जाति में मत फंसिए, धर्म के चक्कर में मत फंसिए। धर्म अपनी जगह पूजा पाठ करिए, सूर्य कोई आपत्ति नहीं है, जिसको मानना मानिए, शिव जी को मानना मानिए, दुर्गा को मानना मानिए, लक्ष्मी को मानना मानिए। पर आपकी लक्ष्मी पर नजर है मोदी सरकार की, आपके पास ज्यादा पैसा हो गया, ये बोलते हो इनको ज्यादा पैसा मिलता है, ये काम नहीं करते, घाटे में चल रहे हैं। इसलिए जो है आज हम लोगों को जरूरत इस बात की है, इन सारी चीजों को समझते हुए एकजुटता से लड़ाई लड़ेंगे। अकेला अकेला कोई लड़ नहीं सकता है। तब हम समझते हैं मोदी सरकार को पीछे हटाया जा सकता है। वाजपेयी का सरकार आया था शाइन इंडिया के नाम से, और आज मैं दावे से बोलता हूं केंद्र सरकार का कर्मचारी भी बीजेपी के खिलाफ है। मैं रेलवे के बुकिंग क्लर्क से बात कर रहा था कि बताइए भाई क्या है सरकार का, पूरा 1.5 लाख रुपए का नुकसान मेरे को हो गया सरकार के आने के बाद, 1.5 लाख का। सारे लोग अपने अपने तरह से समझ रहे हैं इस बात को, पर यह लड़ाई इकट्ठे होकर मिलकर लड़नी पड़ेगी। मैं समझता हूं आज का जो आपका इनिशिएटिव है ये बहुत अच्छा है, और इसको हमें और आगे बढ़ाना पड़ेगा अपने अपने मुद्दों को लेकर, और ये सामूहिक जो मुद्दे हैं उनके बारे में भी हुजूर को चेतना करनी पड़ेगी कि किस तरह से और सेक्टर में हमला हो रहा है। हमारे में तो वही है, जो अंग्रेजों के जमाने में भी लगे थे उनको भी बेच रहा है। तो किस लिए बेच रहा है? अमेरिका की कंपनी आएगी, इजराइल की कंपनी आएगी, और देशों की कंपनियां आएगी, और रिलायंस वाला जिसने कभी कुछ गोली नहीं बनाई, बंदूक नहीं बनाई, उसको भी लाइसेंस दे देंगे बंदूक बनाने का। इसलिए जो है मेरा निवेदन आपसे यही है कि आप सारे साथी अपने अपने क्षेत्रों में भी लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। नौकरी कितने साल रही इसको मत गिनिए, जो रिटायर हो गए उनकी भी पेंशन जो लगी है उस पर भी खतरा है, मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है।
इसलिए सबको, रिटायरी को भी, दूसरे लोगों को भी, सबको मिलकर लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, तब जाकर सरकार को पीछे धकेल सकते हैं। हिटलर भी यही सोचता था, मैं पता नहीं कितने साल राज करूंगा, हिटलर को आत्महत्या करनी पड़ी थी। और आज ये जो देश का हिटलर है, अगर सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, इसको भी जो है पीछे हटना पड़ेगा, इन नीतियों से पीछे हटना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं सारे मिलकर इस बात को आगे बढ़ाएं, संघर्षों को तेज करें, तब जाकर जो है हम अपनी लड़ाई को जीत सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम साथी मिलकर जो है हम मध्य प्रदेश में भी, पूरे देश में इसको लड़ाई को लड़ेंगे। मैं इन शब्दों के साथ ही, इस आह्वान के साथ कि हम इकट्ठे मिलकर लड़ाई को लड़े, अपनी बात खत्म करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद।